हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल समझो फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। ये हमारी लेक्चर की ऑनगोइंग सीरीज है जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक यूनिट डायमेंशन, एरर इन मेजरमेंट्स कवर कर चुके हैं। तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं गौरव कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, स्वागत करता हूं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर ऑपरेशन की बात करेंगे। वेक्टर ऑपरेशन से मतलब है हमारा वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आज देखेंगे। देखिए, वेक्टर का एडिशन एक नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज की तरह नहीं होता है। सिंपल मैथमेटिक रूल से हम इसको नहीं कर पाते हैं। सिंपल मैथमेटिक रूल से मेरा मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल डिजिट है 3 एंड न्यूमेरिकल डिजिट है 2, तो आप सिंपल ऐड करके उसको 5 कह देते हैं, या फिर इसको 2+3 लिख दे तो भी आप 5 इसको कह देते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ सिंपली इस तरह से आप सिंप्लीफाई एडिशन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है यहाँ पर ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट्स त्रिभुज विधि। इस त्रिभुज विधि के अंदर कैसे दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं, क्या किसी वेक्टर का परिणाम या रिजल्टेंट आता है, वो हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए एंड वेक्टर है बी, किसी सर्टेन डायरेक्शन में है। सर्टेन डायरेक्शन, ये वेक्टर की डायरेक्शन वो गिवन आपको कर देगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करने के लिए कहता है। डायरेक्शन ऑन पेपर में आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे ऑन पेपर हम ये देखें तो ये हमारी साइड ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ। ये साइड हम ले लेते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ये 45 डिग्री एंगल के लिए हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ये हो जाता है आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा स्टूडेंट साउथ ईस्ट। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑन पेपर हम ऐसे लेते हैं। तो ए और बी का कोई जनरल डायरेक्शन आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, वो अभी उसके अनुसार हम करेंगे। और एज्यूम कर लेते हैं इनके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास ए है। ठीक है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स बी, मीन्स विदाउट डायरेक्शन। अब इन दोनों वेक्टरों का कुछ रिजल्टेंट भी होगा, तो रिजल्टेंट भी हम इनका एज्यूम कर लेते हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है इनका परिणामी, जो जोड़ने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम उसका परिणामी या रिजल्टेंट हम कह देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हम आर से शो कर देते हैं, तो ये बराबर हमारा कहलाएगा ए प्लस बी। तो आज हम इस परिणामी का ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, कितना मैग्नीट्यूड होता है। ओके, क्या वैल्यू इसकी निकलती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा हम देखेंगे। ये देखने में तो सिंपल एडिशन लग रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ए और बी के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कितने एंगल पे ए और बी एक्ट कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा समझेंगे, समझने से आएगा। तो ट्राइंगल रूल के अंदर जब दो वेक्टर हमें दिए हैं जिस भी डायरेक्शन में, तो सबसे पहले अपने दिए गए वेक्टर ए को आप ड्रॉ कर सकते हैं। 1 सेकेंड, वेक्टर ए को आप ड्रॉ कर दीजिए जो भी सर्टेन डायरेक्शन गिवन की हो। ठीक है, और फिर दूसरा वेक्टर बी, जिस डायरेक्शन में जहां फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट होता है उसके हेड से दूसरा वेक्टर जिस भी गिवन डायरेक्शन में दिया हो उसमें आप ड्रॉ कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कुछ ऐसे उन्होंने दिया है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है और सेकंड वेक्टर की हेड है, आप इसको मिला देंगे। तो इसको मिलाकर के एक वेक्टर आपको मिलेगा, उस वेक्टर को हम कहेंगे आर। यही इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा, जो इंडिकेट करेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो थोड़ा देखेंगे। अब एंगल कुछ हो सकता है, ए और बी के बीच में कुछ एंगल भी तो हो सकता है ना स्टूडेंट। तो वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जो भी एंगल ए और बी के बीच दिया है मेंशन कीजिए। फिर एक एंगल आपका रिजल्टेंट भी बना सकता है, ए या बी से, किसी से भी। मान लीजिए ए से उसका एंगल, वेक्टर ए से आर का एंगल अल्फा है। ओके, और एक ट्राइंगल आपको यहां पर मिल गया है, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पी क्यू आर एंगल मिला, एक परपेंडिकुलर आप लोगों को डाल दीजिए, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो एक परपेंडिकुलर आप डालेंगे, तो इसको नाम कुछ एस पॉइंट दे दीजिए आप। तो आर एस एक परपेंडिकुलर आपने डाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डाला है आपने पी एस पर या पी क्यू पर आप कह दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू को हमने थोड़ा सा रेस किया था। तो यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल आ गया है पी एस आर। तो ये जो पी एस आर ट्राइंगल आ गया है, ये कैसा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, पाइथागोरस थ्योरम उसमें काम करती है। उसमें जो तीन साइड होती हैं, एक तो हमारा होता है परपेंडिकुलर जिसको हम लंब कहते हैं, एक होता है हमारा आधार
ठीक है, इसको हम बेस कह देते हैं, और एक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज जिसको हम कर्ण कह देते हैं। तो इसके अनुसार जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको ध्यान हो तो होता है ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर हम बोलेंगे, इट मस्ट बी इक्वल, कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, इतना होना चाहिए। तो इसी थ्योरम का यूज हम आज इसमें करने वाले हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा रिकॉल करके रखें। अच्छा, एक चीज और थोड़ा देखें, यहाँ पर वेक्टर बी को अगर थोड़ा देखें, क्यू आर टर्म्स के अलोंग जो हमारा वेक्टर बी है स्टूडेंट्स, तो इस वेक्टर बी में एक एंगल जो बन रहा है, ये जो एक स्टूडेंट एंगल बन रहा है ना थीटा, तो जो थीटा एंगल बन रहा है, तो ओरिजिन यहाँ पर एक क्यू एस ओरिजिन बन गया, तो बी के दो कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। तो एक कंपोनेंट आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आपको बी का मिल जाएगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको ऊर्ध्वाधर घटांक हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। ओके, वेक्टर रिजोल्यूशन थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था, वियोजन वेक्टरों का कैसे करते हैं वो सब हम बता चुके हैं। तो ये सब वैल्यूज जब हमारे पास आ जाती हैं तब हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा टर्म सब देख लेंगे कैसे कैसे हमारी क्या क्या वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम पी आर का वैल्यू देखें, तो पी आर हमारे पास कितना है, पी आर जो मैग्नीट्यूड देखें तो सिंपली हमारे पास आर है। ओके, और पी एस का वैल्यू अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान रहे, तो पी एस का जो वैल्यू है हमारे पास, ये है हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा, और फिर आपके पास एक आर एस का वैल्यू भी है स्टूडेंट्स, आर एस का कितना वैल्यू है, आर एस का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर बी साइन थीटा। सब वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इन सब वैल्यूज को देखते हुए आप सॉल्व करना इसको शुरू करेंगे। तो अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1 इसको बना दिया है, और इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लीमेंट करके चलेंगे तो ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल पी एस स्क्वायर एंड आर एस स्क्वायर। अप्लाई करें, पी आर का वैल्यू आपके पास आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, एंड पी एस आपको मिलेगा ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर करेंगे, पी एस का पूरा जो वैल्यू है, आर एस का वैल्यू है आपके पास बी साइन थीटा होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा, एंड प्लस यहाँ पर आपका बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 सेकेंड इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे यहाँ पर लग जाएगी, तो हमें कुछ टर्म देखो स्टूडेंट्स दिखाई दे रही है। एक तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, तो एक तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज इसको ऐसे ही रखिए, और बी स्क्वायर दोनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर आपको कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ उसको समझेंगे, और प्लस ये हो जाएगा 2ab cos थीटा एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर r का वैल्यू आपको कितना मिल गया है, r का वैल्यू, ये आर स्क्वायर यहाँ पे चल रहा था स्टूडेंट्स, तो r का वैल्यू आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वैल्यू r का आपको मिल जाता है। तो r ये जो हमारे पास आ गया है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर्स, इन दो गिवन वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया है जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जो सिंपल आपका ऐड इस तरह से नहीं होगा, एक नॉर्मल प्रोसेस है इसका जो हम कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू पे इसकी वैल्यू कुछ डिपेंड करेंगे, इसके लिए कुछ केसेस हमारे राइज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या क्या केस हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। अब फॉर्मूला जो हमारे पास आया है, दोबारा लिख देता हूं मैं आपके लिए, फॉर्मूला हमारे पास आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, स्क्वायर रूट में आया ना। तो यहाँ पर कुछ केसेस जो राइज होंगे उनको देखेंगे। सबसे पहला केस हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा थीटा इक्वल 0 है। थीटा इक्वल 0 होने का मतलब है जो दोनों वेक्टर हैं आपके ए और बी दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल है या एक लीनियर वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपल कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स होती है 1, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर रूट से आप इसको बाहर निकाल दीजिए, तो r का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस बी,
समझ पाए मेरी बात? ये सिंपल। तो यहां से सीधा मतलब ये है कि दो वेक्टर आपको किसी सर्टेन डायरेक्शन में दे दिए गए हैं और उनका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है और उनके बीच में एंगल नहीं है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो सीधा आप उनको ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे कोई फोर्स आपने अप्लाई किया F1 बराबर 2 न्यूटन आपने अप्लाई किया, फिर दूसरा फोर्स भी आपने इसी डायरेक्शन में इसी ब्लॉक पर सेम F2 फोर्स मान लीजिए 4 न्यूटन आपने अप्लाई कर दिया। तो अब हम पूछे टोटल फोर्स कितना है, तो रिजल्टेंट हम निकालने वाले हैं। रिजल्टेंट जो निकालेंगे सिंपल F1 प्लस F2 आपका 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ओके, तो जब इनके बीच में एंगल नहीं है तो आप इस तरह से इसको करेंगे। अब चलते हैं अपने केस 2 पर। केस 2 पर अगर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं तो केस 2 पर अब मान लेते हैं थीटा इक्वल हमारा 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है कि कोई वेक्टर आपका सर्टेन इधर है ए और कोई दूसरा वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर है, अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो फॉर्मूले में अप्लाई करिए। आर इक्वल कितना हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 0। तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो यहां से आपका यहां देखेंगे इसको r इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्चुअली सीधा आप याद कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी काम कर रहा है, क्योंकि अगर ए और बी आपको दो वैल्यूज दे दी गई हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया ना ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना तो सीधा जो हाइपोटेन्यूज है यही रिजल्टेंट है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो यहाँ से जस्टिफाई भी कर रहा है। अगला केस एक ले लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में कह देते हैं मान लीजिए थीटा इक्वल आपका दे दिया है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, 180 का मतलब होता है कि एक सर्टेन वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट आपको जाना है, तो 180 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, क्यों स्टूडेंट्स, -1 हो जाता है, तो -1 होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा, एक आइडेंटिटी है यहाँ पर ये a माइनस बी का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, a माइनस बी यहाँ पर r आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीधा सा मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पर आप अपने राइट हैंड पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, 4 न्यूटन, इस ब्लॉक पर दूसरी तरफ कोई फोर्स लग रहा है फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, तो आपका ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा, कितने फोर्स से डिस्प्लेस होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ राइट, राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 न्यूटन ज्यादा, तो नेट फोर्स कितना काम करेगा इसमें, तो दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो सिंपली बात है 180 डिग्री के हिसाब से हमारा जो क्लोज है a माइनस बी, तो सिंपल हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज द 2 न्यूटन। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो ये हमारा एक बेसिक केस यहाँ पर बन जाते हैं। तो किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा ये उन दोनों वेक्टर के एंगल पे डिपेंड करेगा, ये बात थोड़ा आपको समझनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब ट्राइंगल लो जो वेक्टर एडिशन हम लोग देख रहे थे, इसमें इसी फिगर के अकॉर्डिंग देखा था, और एक एंगल भी हमने देखा था अल्फा। अल्फा याद आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अल्फा क्या एंगल था, अल्फा आपका रिजल्टेंट का एंगल था किसी वेक्टर ए से, तो इसको भी फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, यस आप अपने राइट एंगल ट्राइंगल में चलिए, ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ये है पी एस आर, तो पी एस आर में अगर आप चलेंगे तो 10 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 10 अल्फा अगर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 अल्फा लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, मैं डायरेक्टली थोड़ा करूं तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहां से आप अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन है हमारे रिजल्टेंट का, ठीक है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है ये, तो इसको ध्यान रखना है, इसको एक बार कर लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम्स में, सिंपल कह देता है वेक्टर एडिशन ट्राइंगल रूल से बता दीजिए, ठीक है, और कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो जैसे भी पूछे उस हिसाब से आपने करना है। अब स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल रूल किया है, ऐसे ही वेक्टर एडिशन के कुछ और रूल भी होते हैं। दूसरा रूल होता है हमारा वेक्टर एडिशन के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, लेट मी रब इट फॉर यू। एक अगर हम चलें अपने सेकंड रूल की तरफ, उसमें भी एडिशन हम वेक्टर का ही करते हैं, पैरेललोग्राम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसमें सिंपल एडिशन ही करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा,
तरीका भले ही बदलेगा लेकिन स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पे तरीका थोड़ा सा यहाँ पे जरूर बदल जाएगा। वो तरीका कैसे बदलता है, क्या बदलता है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ड्रॉ करने का थोड़ा तरीका हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर फिर से वही ए और बी है, उनके बीच में एंगल कुछ है सर्टेन। तो अब की बार ड्रॉ करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या बदलेगा कि एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में कहा था एज इट इज आप ड्रॉ कीजिए वेक्टर ए। अब दूसरे वेक्टर को हेड से ड्रॉ नहीं करेंगे, अब की बार वेक्टर को ड्रॉ कीजिए आप टेल से, जिस डायरेक्शन में भी कहा गया था ए बी, ऐसे आप ड्रॉ कीजिए। तो इन दो वेक्टर को थोड़ा सा अगर हम अज्यूम कर लेना स्टूडेंट्स, तो ये दोनों वेक्टर कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हो। अगर मैं इसको पूरा करूं तो एक मेरे पास पैरेललोग्राम यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। क्यों स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड की तरह नजर आ रहे हैं ये। तो इस केस में इस पैरेललोग्राम को पूरा करने पर इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आपको मिलेगा। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो ये जो विकर्ण यहाँ पर मिलेगा, यही विकर्ण इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करेगा, a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये कई बार डायरेक्ट लॉ पूछ भी लेता है आपसे। तो पैरेललोग्राम बना करके हम वेक्टर एडिशन करेंगे, तो क्या मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है, अभी आप खुद कह देंगे नहीं पड़ेगा। तो तरीका इसका फिर से वही है, कैसे हम इसका रिजल्टेंट हम निकालें मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे ना अब तक, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो वेक्टर ए को थोड़ा बढ़ा दीजिए, वेक्टर ए को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आपका डल जाएगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा। इसको हम नाम दे दीजिए अपने वही ट्राइंगल जैसे हम मानते थे, ये पी क्यू आर एस। ओके, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो सिंपल है ये भी बी के ही इक्वल होगा। और एंगल ए और बी के बीच में अभी भी थीटा ही कहा जाएगा। अगर यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो ये थीटा है, तो बी के फिर से आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट मिलेगा बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा बी साइन थीटा। बिल्कुल पिक्चर उसी तरह से बनती हुई नजर आ गई है। तो यहाँ पर भी अब आपको एक ट्राइंगल मिल गया है पी एस आर। अब ये पी एस आर ट्राइंगल कैसा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल वही पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपको आर मिल जाएगा कितना, बिल्कुल सेम वही आएगा, चेक कीजिएगा इसको। ठीक है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। फिर उसी तरह से डायरेक्शन में निकाल लेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही अल्फा, ये अल्फा मानेंगे, अल्फा को भी आप निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम वही, बस थोड़ा करने का तरीका बदल जाएगा और यहाँ पर एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा डेफिनेशन बदल जाएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, करिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए सब्ट्रैक्शन वेक्टर में ना एडिशन का एक अपोजिट प्रोसेस है, ये कोई अलग से सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने अभी ना, जब फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा वेक्टर्स के लिए पार्ट 1 में, तो उसमें हमने बताया था सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि कोई वेक्टर आपके पास सर्टेन है। अब इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन आप अपोजिट कर दें तो ये वेक्टर बन जाता है नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है पहले किसी वेक्टर के कंपैरिजन में। सिंपल सा मतलब ये होता है। अब इसी तरह से अगर कोई भी वेक्टर आपको किसी सर्टेन डायरेक्शन में दिया गया है, कोई वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में दिया आप ड्रॉ कर दीजिए, और दूसरी एक उसकी गिवन डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना था, लेकिन आप उसको अगर आप दी गई डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कोई दूसरा वेक्टर बी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो वेक्टर क्या लिखा जाएगा, दैट इज माइनस बी। क्योंकि अगर मान लीजिए डायरेक्शन उसकी फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट दिया है, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन में ले आए हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट में ले आए हैं, तो ये अपोजिट हो गया बिल्कुल इसके। तो अब जो रिजल्टेंट यहाँ पर निकलेगा स्टूडेंट्स आर, तो वो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का एक तरह से रिजल्ट ही है, जो सिंपली अगर हम आर को लिखें तो क्या लिखेंगे, हम a प्लस बी ही तो लिखते हैं, बस यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर b का वैल्यू माइनस हो गया, तो हम इसको सब्ट्रैक्शन कह देते हैं। तो बस जोड़ने का एक अपोजिट सा प्रोसेस है, तरीका वही होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू वही होगी, फॉर्मूला वही होगा, बेसिक फॉर्मूला जो था आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बाकी जो भी जिस डायरेक्शन में दिया है वेक्टर प्लस है माइनस आप पुट कर देंगे अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में, बाकी सब उसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट समझ में बात आई होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। यस, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए वेक्टर्स जब भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, कभी तो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद आपको देते हैं स्केलर क्वांटिटी,
क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नई फिजिकल क्वांटिटी तो मिलेगी ही आपको। तो कई बार तो स्केलर क्वांटिटी देते हैं और कई बार दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के आपको दे देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में फर्क होता है स्टूडेंट्स। अब जैसे एग्जांपल स्केलर वाली का ले लूं, एग्जांपल अगर स्केलर क्वांटिटी का ले लूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, वर्क। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरह से होती है। ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं आर इंटू एफ टॉर्क के लिए। तो टॉर्क यहाँ पर एक मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं बल आघूर्ण, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। तो अब उसी के बेसिस पे हमारे वेक्टर बन जाते हैं दो तरह के। एक वेक्टर कहलाता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर क्वांटिटी आपकी स्केलर आती है दोनों मल्टीप्लीकेशन से तो उसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, और दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यहां पर एक डॉट आप मेंशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डॉट मेंशन किया जाता है। अगर आती है वेक्टर क्वांटिटी तो आप क्रॉस मेंशन करते हैं और वेक्टर साइन अपना ना भूलें। तो डॉट अगर आ गया तो स्केलर प्रोडक्ट है, क्रॉस आ गया तो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट हमारे होते हैं, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, सिंपल सी बात समझो कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, जैसे मैं एक एग्जांपल वर्क वाले एग्जांपल से बताता हूँ। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे, तो फोर्स जरूरी तो नहीं है हॉरिजॉन्टली आप लगाएं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। मान लीजिए फोर्स आपने किसी जनरल डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो इस समय फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जो फोर्स का घटक या फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका वर्क निकलेगा वो कितना निकलता है, दैट इज एफ डी कॉस थीटा। इतना हम करते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई जर्नल वेक्टर हमारे पास है, कोई भी जर्नल वेक्टर है किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में, तो एक सर्टेन दोनों डायरेक्शन में अगर हम मेजर करें तो दोनों वेक्टर ए और बी की जो वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, जो कि पूरी तरह से एक स्केलर वैल्यू होगी। स्केलर वैल्यू का मतलब अदिश होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये ए डॉट बी इक्वल यहाँ पर निकलता है, यही हमारे स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर है और आप उनका डॉट आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको a डॉट बी इक्वल बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a में b में करें, b को a में करें, तो रिजल्ट पे कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी होता है डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण नियम का ये पालन करता है। ठीक है जी, वितरण नियम का पालन कैसे कर रहा है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर a आपके किन्हीं दो वेक्टर के एडिशन है आपके पास b प्लस सी, तो आपका वेक्टर अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a डॉट बी और प्लस इसको आप a डॉट सी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा होता है डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव साहचर्य नियम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब साहचर्य नियम में क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके तीन वेक्टर हैं a डॉट b डॉट c, इनके डॉट्स आप कैलकुलेट करते हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो किन्हीं भी दो को पहले एसोसिएट आप कर सकते हैं, किन्हीं भी दो को आप पहले एसोसिएट कर सकते हैं, आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव होता है। इसको ना प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, जब कुछ वैल्यूज दी जाएंगी तो प्रॉपर्टीज प्रूव भी हो जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो और उनका डॉट हमें निकालें। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, यही तो मतलब होगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, a डॉट बी इक्वल कितना बोलेंगे इसको, ए बी कॉस जीरो, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वेक्टर आपका आ गया ए बी। यानी कि दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लाई के ही बराबर हो जाएगा।
अगर किसी वेक्टर का कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दिया है, उसने वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हैं, तो सिंपल मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है और ये वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है उनके बीच में आ गया है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, थीटा इक्वल 90। तो अब इस केस में अगर आप ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं, तो ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 90, ए बी cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो आपका ए डॉट बी बराबर 0 आ जाता है। तो एक प्रॉपर्टी बन गई वेक्टर की, अगर आपका स्केलर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और भी इसमें आगे कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए है, अपने सिमिलर वेक्टर में मल्टीप्लाई हम उसको करें, डॉट में ही उसको मल्टीप्लाई करें, तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या बन जाएगी, ए इंटू ए कॉस 0, क्योंकि दो वेक्टर सिमिलर है तो पैरेलल है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो सिंपल ए स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के ही बराबर हम उसको लिख सकते हैं अगर दो वेक्टर आपके सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है। नेक्स्ट आपका हो सकता है आपके लंबकोणीय एकांक सदिश आई जे के बारे में पढ़ा है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। आई जे के क्या है, हमारे लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं, इनकी डॉट हम कैसे करते हैं, तो ये भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डॉट हम करेंगे, अगर मान लीजिए आई डॉट आई आप करें, या जे डॉट जे करें, या के डॉट के करें, तो अगर इसको करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, आई डॉट आई, सिंपल आप इसी 6 प्रॉपर्टी से आप चलिए, तो 6 प्रॉपर्टी चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि एंगल तो 0 होगा ना उनके बीच में, नहीं नहीं सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री होगा। क्यों स्टूडेंट्स, कितना होना चाहिए एंगल बताइए जरा, आई डॉट आई करेंगे तो कितना है, सिमिलर वेक्टर है, तो सिमिलर वेक्टर है तो एंगल 0 होता है, 90 डिग्री तो होता है एंगल, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, तो ये आई जे के होता है, ठीक है। तो आई वेक्टर जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, इधर के इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, तो आई अगर वेक्टर दोनों आई लेने तो सिमिलर वेक्टर है ना, सिमिलर वेक्टर तो cos 0, तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 हो सकती है, के डॉट की वैल्यू की भी 1 हो सकती है। अगर आप आई का मल्टीप्लाई करें डॉट जे में, या जे का मल्टीप्लाई करें के में, या के का मल्टीप्लाई करें आप आई में, तो अब आई और जे में एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल के लिए एंगल cos 90 होता है 0, तो इसलिए ये वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो इस तरह से आई जे के में हम डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन और कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, हमारा एक अलग से प्रॉपर्टी आप इसे बना लीजिए। मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे दिया गया है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड दे दिया गया है ए एक्स आई ए वाई जे विद डायरेक्शन दिया है, और ए जेड के, और कोई दूसरा वेक्टर आपको दे दिया गया है बी एक्स आई और बी वाई जे एंड बी जेड के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे कैसे, तो सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, जब देखो सिंपल मैथमेटिक्स से करोगे, ए एक्स आई को उठाओगे तो आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा आई डॉट आई का ही वैल्यू मिलेगा आपको, बाकी तो आई के साथ जे में जाएगा तो तुरंत आई डॉट जे 0 हो जाएगा, और इधर ए एक्स आई जैसी मल्टीप्लाई बी जेड के साथ करेगा तो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पर मिलेगी ए वाई बी वाई, और यहाँ पर मिलेगी ए जेड बी जेड। तो ये आपके डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हो जाती है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हो तो। क्लियर है बच्चों, चलिए अब इसके बाद आते हैं हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसको पूरा ही कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो आज लेंथी हो रहा होगा लेकिन इसको कर लेते हैं पूरा। क्रॉस प्रोडक्ट की बात, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक तरह का रोटेशन वेक्टर होता है। इसको ना एक ऐसे समझें कि कोई भी सर्टेन वेक्टर हमारा ए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, कोई दूसरा वेक्टर बी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ना ए रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए जो है रोटेट करता है टुवर्ड्स बी, ए बी की तरफ रोटेट करता है, और इसका जो इफेक्ट है वो हम बी पर ले लेते हैं, इफेक्ट हम बी पर ले लेते हैं, तो ये रोटेशन है, यानी कि कोई वेक्टर ए बी की तरफ रोटेट कर रहा है, दो वेक्टर। तो अब इस केस में जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे दो वेक्टर्स को, तो इसका हम साइन कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे, तो वो हो जाता है ए बी साइन थीटा, दैट्स एन कैप। ये हम लिखते हैं। एन कैप लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है स्टूडेंट्स। और ए बी साइन थीटा यहां पर आपको मिलेगा ए क्रॉस बी से, लेकिन विद डायरेक्शन मिलेगा, तो एन कैप यहां पर डायरेक्शन को शो करता है।
तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसका मोड करेंगे, इसका मापांक निकालेंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड होगा इसका। लेकिन जब ए क्रॉस बी का डायरेक्ट आप वैल्यू निकालेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में ही आपको मिलेगा, एक साइन कंपोनेंट के साथ मिलेगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि ए रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स बी और इसका इफेक्ट हम ले रहे हैं बी पर, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव लॉ को ओबे नहीं करता। जैसे आपका स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है ना, ऐसे ये ओबे नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो यानी कि ए टुवर्ड्स बी है, रोटेट कर रहा है, तो आप इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट इक्वल। अगर लिखना ही है तो आपको क्या करना होगा, एक नेगेटिव साइन के साथ लिखना होगा। आप लिखेंगे इसको बी क्रॉस ए माइनस के साथ। तो कॉम्पिटिटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये पूरी तरह से फॉलो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है बेटा, आप इस तरह से इसको कोई वेक्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा दें तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बस इसमें थोड़ा ध्यान ये रखेंगे कि ए जो है पहले है तो पहले ट्रेस हुआ है तो ए पहले ही लिखना है, ठीक है। इसको ए क्रॉस बी की जगह पर बी क्रॉस ए ना लिखें वरना साइन चेंज करना पड़ेगा। एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, किन्हीं भी दो को आप पहले एसोसिएट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा तेज हो रहा हो, ओके, तो प्लीज थोड़ा देखिएगा और बताइएगा मुझे, कमेंट में बता दिया करो कैसा थोड़ा फास्ट था या स्लो था, तो उस हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। तो इस तरह से ये एसोसिएट ये हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेलल के लिए। पैरेलल अगर दो वेक्टर्स होते हैं, अभी आपको बताया था, तो क्रॉस में वैल्यू क्या होगी, तो थीटा तो जीरो हो जाएगा ना पैरेलल के लिए। तो अगर क्रॉस में वैल्यूज की देखेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर कितना होना चाहिए, ए बी साइन थीटा, ठीक है। एन कैप के साथ होता है या मैग्नीट्यूड हम लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो साइन थीटा के लिए थीटा जीरो अगर कर दें तो साइन जीरो की वैल्यू होती है बेटा जीरो। तो इसलिए आपका ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा और जीरो होने का मतलब है दोनों वेक्टर पैरेलल है। नेक्स्ट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो अगली प्रॉपर्टी में, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है थीटा हो जाता है बेटा 90 डिग्री। तो अब इस केस में आप ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना आएगा, परिमाण देखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ए बी साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1। तो ये ए बी हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अगर कोई सिमिलर वेक्टर अपने सिमिलर वेक्टर के साथ क्रॉस करे तो क्या होगा, तो हम इसे लिखेंगे a इंटू ए साइन कितना लिखेंगे, इट शुड बी जीरो, दोनों सिमिलर वेक्टर है, एंगल नहीं है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो के ही बराबर होना चाहिए। इसी तरह से यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स की अगर बात करें, आई जे के बारे में हम लोग बात जैसे कर रहे थे, आई जे के में ना एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आई जे और ये के, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के और के बाद आता है आई। तो इसी तरह से पहले हम देखें, अगर आप आई क्रॉस आई करें या जे क्रॉस के सॉरी जे क्रॉस जे करें या के क्रॉस के करते हैं, तो सिमिलर वेक्टर जब क्रॉस करता है तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। सिमिलर आई जे के साथ भी यही होगा। अगर आप आई की वैल्यू जे के साथ करें तब देखें, आई के वैल्यू जब जे के साथ करेंगे तो अब आपको मिलेगा के, ठीक है। जे की वैल्यू अगर के साथ करेंगे तब मिलेगा आपको आई, और के की वैल्यू अगर आई के साथ क्रॉस करेंगे तब आपको मिलेगा जे। ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अभी पीछे थोड़ा जाएं तो यहाँ पर ए जो है रोटेट कर रहा है बी के साथ, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है, दैट इज अ क्रॉस, एक एडिशनल वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ आपको मिलेगा। तो ये है आपका, इसीलिए आई क्रॉस जे इक्वल के। तो कहने का मतलब क्या है कि आई ये है जे, तो आई से जे की तरफ आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिल जाएगा के। तो डायरेक्शन आपका जो तीसरे वेक्टर की मिलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट की मिलेगी, वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। आई होप क्लियर हुआ हो। ये थे हमारे वेक्टर्स एनालिसिस, आई होप क्लियर हुआ है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए दोबारा से, जहां भी कोई सब चीजें समझ में ना आई है तो दोबारा उसको देखिए, उसको पॉज करके देखिए, समझिए, कहीं डाउट है तो पूछिए, क्लास में पूछ लीजिए या यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।